हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम अपनी थर्ड क्लास या थर्ड वीडियो हम देखेंगे आज अपना क्वेश्चन सीरीज़ का। तो आज अगेन हम 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उन्हें विद एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन, दैट इज दो स्टेटमेंट्स हैं। हमें बताना है इनको पढ़ने के बाद कि जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन या आंसर क्या है। असर्शन ये है कि, कथन ये है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs नीड टू बी फेज्ड आउट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। HFCs जो है हमारे, उन्हें फेज़ आउट कर देना चाहिए, उनका फेज़ आउट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि जो हमारी ओजोन लेयर है उसे बचाया जा सके, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। और रीज़न इसका दिया हुआ है कि क्यों ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि जो HFCs हैं उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, दे हैव अ वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उनकी जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हमें ऑप्शंस देखना है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सॉरी, ये 49 बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है। सो सेकेंड ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज कि दोनों कथन या दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, लेकिन जो आर है, रीज़न है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। थर्ड है ए इज़ करेक्ट, जो असर्शन है वो सही है बट जो रीज़न है वो गलत है। एंड फोर्थ है कि ए जो है वो सही नहीं है और जो आर है वो सही है। तो इस क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही नहीं है, मतलब कि एक सही है एक गलत है। तो जो सही है वो है रीज़न। देखिए, जो HFCs होते हैं उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू बाकी जितनी भी आपने ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ी है ना, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड हो या बाकी हो जो भी, तो उन सभी से ज़्यादा होता है और इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। अब जो लिखा हुआ है कि HFCs को फेज आउट कर देना चाहिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। HFCs का जो डायरेक्टली फेज आउट करना ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये रीज़न नहीं है। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए इसका फेज आउट होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो यहाँ पे आंसर है वो ये है कि जो रीज़न है वो सही है और एजर्शन जो है वो हमारा गलत है। तो जो हमारे यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज़ कि ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक स्कीम से रिलेटेड। सो MHRD's स्कीम विद्वान इज एम्ड एट, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री थी हमारी, जो कि फ़िलहाल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो उनकी एक स्कीम है विद्वान। ज़रूर आपने हमारे चैनल पे उसका वीडियो देखा रहा होगा। तो उसका एम पूछा है, इट इज़ एम्ड एट। सो क्वेश्चंस या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है कि क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। पर्पस है, एम है कि एक पूरा प्रॉपर डेटाबेस बनाया जाए और एक रिसर्च का प्रॉपर नेटवर्क बनाया जाए नेशनल लेवल पे। सेकंड है मेकिंग रिसोर्सेज या मेकिंग अवेलेबल ई रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल कराया जाए। थर्ड इज़ प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एमंग फैकल्टी, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। एंड फोर्थ इज़ अवॉर्डिंग नेशनल प्रोफेसरशिप टू अ फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं या फैकल्टी है कोई, उन्हें एक नेशनल प्रोफेसरशिप प्रोवाइड करना, अवॉर्ड करना। तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कि विद्वान जो स्कीम है MHRD की, एजुकेशन मिनिस्ट्री की, उसका जो पर्पज़ है, एम है, वो है कि वो एक प्रॉपर डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं और एक नेशनल जो रिसर्च नेटवर्क है प्रॉपर उसे क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। So question number third is, a university teacher administers a self-made test for summative evaluation of his or her students. The distribution of scores of students is found to be positively skewed. What inference he or she should make about the difficulty level of the test या of this test? एक यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, उन्होंने एक टेस्ट खुद से बनाया, सेल्फ मेड टेस्ट लिया बच्चों का
अपने स्टूडेंट्स का एक समेटिव इवेल्युएशन करने के लिए, ठीक है, उन्हें कुछ सम निकालना था, बेस सम इन द सेंस कि कुछ एक तरह से क्या इफ़ेक्ट हुआ इस चीज़ का, पढ़ाया उन्होंने जिस भी चीज़ का उन्होंने लिया हो, उसके बाद कुछ स्कोर्स आए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना उन स्कोर्स का, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड था। तो आपने अगर स्क्यूनेस पढ़ा होगा तो देखिए, पॉजिटिवली मतलब कि समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड यूजुअली ऐसा है, ठीक है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड था। अब ये क्वेश्चन है कि इससे डिफ़िकल्टी लेवल क्या था टेस्ट का, उसके बारे में हम क्या इन्फरेंस निकाल सकती हैं, क्या इन्फरेंस होगा। ऑप्शंस दिए हैं कि फर्स्ट है कि द टेस्ट इज़ टू मच ईजी या इज द टेस्ट इज़ टू ईजी फॉर स्टूडेंट्स। सेकंड है द टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। थर्ड है द टेस्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट्स। या फोर्थ इज़ द टेस्ट इज़ फेवरिंग दो स्टूडेंट्स हु आर लो रैंकर्स। तो बहुत इजी था टेस्ट, बहुत डिफ़िकल्ट था, इंटरेस्टिंग था स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स को फेवर करता था जो कि लो रैंकर्स थे, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। सो अब देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज आई टोल्ड यू कि स्क्यूड का मतलब क्या हुआ। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग लाइक दिस हम मानते हैं, जो नेगेटिवली स्क्यूड होता है वो राइट हैंड साइड में थोड़ा ज़्यादा उसके पीक्स होते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, करेक्ट। सो इन केस ये पॉजिटिवली स्क्यूड हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप नॉर्मल ग्राफ को भी जानते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं आप, तो इसमें देखिए यहाँ पे आप पॉइंट्स ज़्यादा होंगी, इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वो क्लस्टर में थोड़ी ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू दिस साइड, करेक्ट। तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे ज़ीरो, मतलब होता ये, देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू कम होगी और ग्रेजुअली जो वैल्यूज़ है वो इधर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो स्कोर्स अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो स्कोर्स का क्लस्टर्स है वो ही ज़्यादा, इसलिए पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पे जो स्कोर्स होंगे वो इस साइड के कंपैरिजन में कम होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्कोर्स कम है, तो अगर स्कोर्स बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने कम पाए हैं, कम स्कोर्स उन्हें मिले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो टेस्ट था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कह सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब होगा कि जो टेस्ट है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल बेसिकली टेस्ट का वो हार्ड है, टेस्ट डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये था एज़ पर व्हाट आई थिंक। अगर आप कोई और बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो आप ईज़िली ईज़ी वे में समझा सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसे बताइए, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ द टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। So given below are two statements, statement 1 and statement 2. First statement है, a institution in the field of higher education seeking deemed to be university status must have been in existence for at least 10 years. अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस चाहता है, तो उन्हें एटलीस्ट 10 ईयर्स तक एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, मतलब वो पास्ट 10 ईयर से एग्जिस्टेंस में हो। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी मस्ट हैव एटलीस्ट 5 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स। एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है उसमें एटलीस्ट 5 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। ऑप्शंस या जो दिए हुए हैं वो है कि फर्स्ट है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। सेकंड है बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। थर्ड है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। एंड फोर्थ है स्टेटमेंट जो 1 है वो गलत है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इंस्टीट्यूशन ऐसा जिसे हायर एजुकेशन की फील्ड, मतलब जिसे डीन टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए, स्टेटस चाहिए, उन्हें एटलीस्ट 20 ईयर्स तक इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और जो सेकंड ऑप्शन है या स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दैट इज़ कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होने चाहिए, रिसर्च प्रोग्राम्स होने चाहिए, और साथ में एटलीस्ट 5, कम से कम 5 पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए उस यूनिवर्सिटी में। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है, फर्स्ट सही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सो ऑप्शन जो फोर्थ है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आई एम सॉरी। सो आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, अ कॉलेज टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट एज टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग of boys and girls from rural urban areas is attributable to the socio-economic
status of the family from which they hail. What will be designated as an independent variable in this research project? तो बेसिकली एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, एक कॉलेज टीचर हैं, एक रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च वो क्या करना चाहते हैं, वो ये रिसर्च मतलब ये पता लगाना चाहते हैं कि कितने हद तक, किस एक्सटेंट तक जो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, रूरल हैं या अर्बन है, किसी भी एरियाज़ के, उनके लर्निंग पे, उनके जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन स्टेटस होता है उनकी फैमिली का, उसका कितना असर पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, बॉय है, गर्ल है, उनके परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ता है, उनकी लर्निंग पे कितना असर पड़ता है, उनकी जो फैमिली है उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का। दैट इज़ अगर स्टेटस कम है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका थोड़ा सा कम है, ज़्यादा है, तो उसका असर उनकी लर्निंग पे कितना पड़ता है, किस हद तक स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। तो इस ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से जो इतने सारे आपने वेरिएबल सुने, इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो देखिए आपने पढ़ा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके अलावा आई भी पढ़ा होगा। तो अब इसमें, नहीं सॉरी, आई भी नहीं, आई भी तो इंडिपेंडेंट ही हुआ, सो एक्स्ट्रा माइनस पढ़ा होगा। तो डिपेंडेंट क्या हुआ कि हम एक को चेंज करें, दूसरा भी चेंज हो। सपोज यहाँ पे हम इकोनॉमिक स्टेटस की ही को ही एग्जांपल ले लें कि आपने इकोनॉमिक स्टेटस को चूज़ किया कि वो इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड करता है बच्चे का परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस केस में डिपेंड क्या कर रहा है, बच्चे का परफॉर्मेंस किस पे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो बच्चे का परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट हुआ ना इकोनॉमिक स्टेटस पे, तो इंडिपेंडेंट क्या हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहले इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, स्टूडेंट का लर्निंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, वो डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सेकंड है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, जो स्टेटस है फैमिली का वो इंडिपेंडेंट है। थर्ड इज़ रूरल अर्बन एरियाज़, और जो फोर्थ है वो है जेंडर, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इनमें से क्या है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होगा। तो आई गेस जो एग्जांपल दिया मैंने आप उसी से समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो फैमिली का है वो खुद में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमें ये पता करना है कि इस पे बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट ही वेरिएबल होगा। तो जो आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ कि ये जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर रही होंगी। तो बस दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।